हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंद्रधनुष। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले ब्लॉग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि 2025 मेरे लिए एक बदलाव का साल रहा है। बदलाव इन दी सेंस मेरे गृहस्थ जीवन में, मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी नौकरी में, हर चीज़ में बदलाव हुए हैं 2025 में। मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा डिटेल में आज आपको देना चाहूँगा। जैसा कि एक छोटे से गांव में रहता हूँ जिसका नाम है धनकुनी। ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। एक खेतीबाड़ी करने वाले परिवार से हूँ जिसने सारी तरह की दिन देखे हैं। मैंने गरीबी के दिन भी देखे हैं और मैंने अमीर तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने अभी जो मैं जिस तरह से रह रहा हूँ, अच्छे दिन भी देखे हैं और बुरे दिन भी देखे हैं। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। वहाँ से हम दो भाई जो पढ़ लिख के हम दोनों अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। मैं एसबीआई में हूँ, मेरा बड़ा भाई भारत पेट्रोलियम में है। हम दोनों भाइयों की शादी हो गई है, दोनों के एक एक बच्चा है। हमारी कोई बहन नहीं है। मम्मी पापा हैं, वो अभी खेती संभालते हैं घर पे। ये थोड़ा सा परिचय था मेरे परिवार के बारे में। बाकी मेरी नौकरी लगी सन 2018 में। 2018 में नौकरी लगने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग थी वापी में, जो मुंबई बॉर्डर पे है गुजरात में। वहाँ 3 साल मैंने व्यतीत किए। 2021 तक मेरी वहाँ पोस्टिंग रही। 2021 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ। मैं यहाँ उदयपुर ज़िले में आया, राजस्थान में। यहाँ पे 3 साल मैंने फ़तेहनगर में काटे। फ़तेहनगर एक छोटा सा कस्बा है उदयपुर ज़िले में, जिसकी तहसील मावली लगती है और ज़िला उदयपुर। 2024 में मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो मैं वल्लभनगर गया। वहाँ की एक दूसरी तहसील है वल्लभनगर, वहाँ पहुँचा। मैंने पूरा अपना समय, ये 7 साल जो नौकरी की है, 18 से 25, अभी 26 हो गई है, तो 8 साल जो मैंने नौकरी की है, मैंने पूरा समय एक फील्ड ऑफिसर के रूप में काम किया है, जिसमें मैं लोन का काम देखता था और कोशिश करता था जैसे भी मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ, सहयोग कर पाऊँ, करता था। कि मेरा प्रयास रहता था कि कोई भी गरीब या कोई भी ज़रूरतमंद सरकारी स्कीमों से या किसी से वंचित ना रहे। मैं उनका ज़रूर सपोर्ट करता था, उनको समझाता था कि अगर कुछ कमी है तो ऐसे अपनी फाइल प्रस्तुत करें ताकि हम आपको सपोर्ट कर पाएँ, आप आगे बढ़ पाएँ। तो मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया कि कोई रिश्वत ली हो या कुछ किया हो। तो मैं जानबूझकर तो मैंने कोई गलत काम ना किया, ना कभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक गरीबी स्तर से ऊपर आया हूँ, उठ के उभर के आया हूँ। तो मेरे दिमाग में ये कभी नहीं था कि मैं किसी से रिश्वत लूँ या पैसा लेके काम करूँ। 2024 में मेरा ट्रांसफ़र होकर जब मैं वल्लभनगर आया था, तो जुलाई 2024 में आया। 2025 जनवरी में मेरे ऊपर एक आरोप लगाया गया। जो मैंने आपको बताया था, ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ का बदलाव था कि मैं अपने सहृदय से लोगों की सहायता करता था, लोन देता था, करवाता था, मदद करता था। तो मेरे साथ एक फ्रॉड किया गया। जैसे मैंने पर्सनल लोन दिया था, जो ये कुछ यहाँ पे माइंस हैं बहुत सारी, तो माइंस में लोग नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, वही 25-30 हज़ार रुपये सैलरी होती थी उनकी। तो पर्सनल लोन लेने के लिए आते थे, क्योंकि हमारे पास एसबीआई में सैलरी पैकेज अकाउंट होते थे उनके, जिनका टाई अप कर रखा था एसबीआई से उन्होंने कि इनको लोन संबंधित सुविधाएं दी जाएं। तो उसमें 3 लोन की फाइलों में ये आरोप मेरे ऊपर लगे कि ये लोन सही तरीके से प्रोसेस नहीं हुए हैं, उसमें कुछ कमियां हैं, उनका जवाब दिया जाए। कमियां ये थी कि उनके किसी दूसरे प्राइवेट बैंक से ज़्यादा ब्याज पर लोन चल रहे थे। तो उन्होंने मुझसे आके गुजारिश की कि सर, ये मेरे दूसरी बैंक से लोन चल रहा है, इसमें बहुत ब्याज लग रहा है, तो कृपया कर आप मेरी मदद करें, ये हमारा लोन बंद करवा के आप अपने यहाँ से कम ब्याज दर पे लोन करवा दीजिए। मैंने उनकी ये बात को सहमति देते हुए मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, अगर करने लायक होगा मैं आपकी सिविल देखूँगा, अगर अच्छी होगी तो आपकी ज़रूर मदद करूँगा। तो मैंने उनकी सिविल चेक करके आगे बढ़ा, प्रोसेस किया लोन प्रोसेस करने के बाद उनसे बोला कि आपको अपने पुराने लोन बंद करने पड़ेंगे, सिविल आपकी सही है, मैं लोन आपका करवा दूँगा यहाँ से। मैंने फाइल लगा के अपने मैनेजर को फाइल दिखाई। मैंने कहा सर,
मुझे कस्टमर जेन्युइन लग रहे हैं, हम इनका लोन कर सकते हैं। सर ने बोला ठीक है कर देते हैं। मैंने तीनों के लोन करवा दिए। अब जब लोन होने के बाद में पैसा खाते में आया तो उनके खाते पे हमने होल्ड लगा दिया। जितने के लोन बंद होने थे हमने कहा बाकी का पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी जो पैसा लोन बंद करने के लिए चाहिए होगा वो पैसा हम आपको अभी नहीं दे सकते। वो पैसा आपको जब आप लोन बंद कर देंगे तब आपको देंगे। गलती मेरी ये थी कि मैंने सिर्फ उस पर होल्ड लगाया था, जबकि मुझे उनको उस बैंक के खाता नंबर लेके उस खाते में मुझे ट्रांसफ़र करने चाहिए थे लोन अकाउंट में सीधे, ताकि वो पैसे उस लोन अकाउंट में जमा हो जाएं जहाँ से वो चल रहा है और वो बंद हो जाए। उन्होंने मुझसे गुजारिश की नहीं सर, आप ये जो पैसा हमको दिया है मैं इससे आपका लोन बंद करा के आपको वहाँ से नो ड्यूज़ NOC ला के दे दूँगा, फिर आप बाकी का पैसा हमको दे देना। मुझे बहुत ही सज्जन व्यक्ति लगे थे वो, तो मैंने उनकी बात का भरोसा कर लिया और उन्होंने ओरिजिनल बैंक की मोहर लगा के मुझे फेक NOC, फर्जी NOC ला के दे दी, जो कि मैंने फाइलें प्रस्तुत की। साथ में उन्होंने बैंक का स्टेटमेंट भी दिया था जो कि मैन्युफैक्चर्ड था, जिसे कह सकते हैं कि उन्होंने PDF बना के एडिट किया या क्या किया, उस पर मोहर और लगा के उन्होंने मुझे ला के फर्जी चीज़ें प्रस्तुत कर दी। मैं उस समय नया नया ही लगा हुआ था, ये 2021 की बात है। तो मैंने ये फील्ड ऑफिसर काम मतलब मुझे इतनी एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने मुझे दी और मैंने सर को दिखाया। मैंने कहा सर ये NOC दे दिए, इनके पैसे इनको दे दिए जाएँ। सर ने ही बोला हाँ दे सकते हैं। वो भी फर्स्ट टाइम ब्रांच मैनेजर बने थे तो उनको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो हमने दे दिए। तो अब बाद में जब हमारी ऑडिट हुई 2023 में, तब उसमें हमारे ऑडिटर ने बोला कि इनकी मुझे फिर से आप सिविल निकाल के दिखाइए कि ये जो लोन आपने लिख रखे कि बंद कर दिए जाएंगे और आपने उनके NOC लगा रखी है, ये असल में बंद हो गए हैं या कुछ इन पे बकाया राशि है। सर ने मुझसे ये कहा, तो मैंने सिविल निकाली। मैं तो बहुत कॉन्फिडेंस है, मैंने सर ये NOC लगी, स्टेटमेंट लगाए, ये तो बंद है। तो मैंने उनको दिखाया सिविल निकाल के, तो उसमें देखा वो लोन चालू है और ये लोग उस लोन की किस्त भी नहीं भर रहे हैं, ये खाते NPA होने जा रहे हैं। तब उन्होंने हमारे ऑडिट में वो मैनेजमेंट लेटर होता है उसमें लिख दिया कि लोन करते समय कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं जो कि बैंक की गाइडलाइन के अनुसार काम ना करने की वजह से चूक हुई है। ये एक लापरवाही है, नेग्लिजेंस है। इसके लिए फील्ड ऑफिसर और ब्रांच मैनेजर दोनों जवाबदेही हैं कि ये गलतियां क्यों हुई, क्योंकि बैंक जो कहता है अगर आप उस हिसाब से काम करते तो ये गलतियां नहीं होती। मैंने बात को स्वीकारते हुए मैंने उनके जवाब में लिखा, सर हमने गलती की है और मैं ये स्वीकारता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती हमने जानबूझ के या किसी लोभ या लालच में नहीं की है, ये काम के चलते चूक हो गई। तो बैंक ने उस समय तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि लंबा प्रोसेस चलता है। जब इंक्वायरी होती है बैठती है तो ऐसे ही कुछ नहीं होता है, तो इंक्वायरी तो हमेशा ही लंबी चलती है। तो उसका जवाब करीब 3-4 महीने बाद आना था, तो मैंने वो जवाब अपना सबमिट किया फरवरी में जवाब सबमिट करने के बाद में दूसरा लेटर उनका मेरे पास आया, मई में आया था, क्योंकि तब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो जब मई में मेरे पास लेटर आया तो उसमें मुझे, जब मेरा उस समय इलाज चल रहा था एक्चुअल में, क्योंकि इलाज मेरा, मैं हॉस्पिटलाइज था, तो मुझसे उन्होंने जवाब मांगा कि ये हुई, आपके खिलाफ बैंक कार्रवाई करेगा, माइनर पेनल्टी लगाएगा। तो उसके चलते मुझसे जवाब मांगा गया कि आप अपने बचाव में जो कहना चाहते हैं बताइए। तो मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं जवाब दे पाता उस समय उनको, तो मैंने उस समय उस बात को इग्नोर करते हुए कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था उधर अस्पताल में। तो मैंने वो जवाब देना सही नहीं समझा। मैंने कहा जो भी है बैंक की देन है, बैंक अगर मुझे कुछ सज़ा देना चाहती है तो सज़ा देगी और मुझे बरी करना चाहती है तो बरी करेगी। तो मुझे सज़ा ये मिली कि मेरे ऊपर 10,000 रुपये की कैश पेनल्टी लगाई बैंक ने कि आपने ये जानबूझकर तो नहीं किया है, लेकिन आपसे गलती हुई है तो गलती की तो सज़ा मिलेगी, और 10,000 रुपये की कैश पेनल्टी लगा के मुझे बरी कर दिया बैंक ने। मेरे ब्रांच मैनेजर को बस एक वार्निंग दी गई, आप
ने सैंक्शनिंग में गलती की है तो उनको एक वार्निंग दी गई, सेंश्योर दिया जाता है कि आप आगे से ध्यान रखेंगे कि लोन की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लाई की जाए। लेकिन जब फ्रॉड का केस हुआ तो फ्रॉड डिक्लेयर हुआ वो तीनों लोन, और उनके खिलाफ़, तीनों कस्टमर के खिलाफ़ एफआईआर की गई। एफआईआर में जो वो तीनों कस्टमर थे उन्होंने पुलिस को पैसे खिला के ये लिख दिया, पैसे खिलाए या जो भी हुआ हो, मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसा रहा होगा कि उन्होंने कुछ गलत तरह से लिखवा दिया कि इसमें जो शाखा प्रबंधक थे वो भी सम्मिलित थे। अब थे या नहीं थे वो तो वही जान सकते हैं, मुझे भी नहीं पता। फिर उसके बाद में जब मामला ठंडा पड़ा उनको वार्निंग से दे दी, बैंक ने वार्निंग दे के छोड़ दिया कि तीनों कस्टमर के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। तो जब मुकदमा लिखा गया तो हमारी तरफ से तो हमारी बैंक का एडवोकेट था जो केस लड़ रहा था, लेकिन वो तीनों की तरफ से कोई वकील ना होने की वजह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने केस टेक ओवर किया और उन्होंने हमारे ब्रांच मैनेजर को एक लेटर लिखा कि इस एफआईआर में जांच पड़ताल में ये लिखा है कि इन मामलों में आपकी सहयोगदारी थी, तो आप यहाँ पे आके पेश होइए और अपने बचाव में जो आप प्रस्तुत करना चाहते हैं साक्ष्य वो दीजिए। अभी उनकी मौजूदा पोस्टिंग है नॉर्थ ईस्ट में, गुवाहाटी में, मेरे ब्रांच मैनेजर की उस समय थे। तो वहाँ से उन्होंने कहा मैं यहाँ आऊँगा और ये केस के लिए चक्कर लगाऊँगा तो ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा मेरे लिए। तो उन्होंने बताया मुझे कि उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहा कि मेरा नाम हटा दो, गलती नहीं है, ये जानबूझ के फंसाने का काम किया जा रहा है। तो उन्होंने मुझे जो बात हुई थी बताया था कि उन्होंने 70-75 हज़ार रुपये की डिमांड की थी उनसे कि मुझे इतना पैसा दीजिए तब मैं आपका इसमें से नाम हटाऊँगा। और फिर ये मामला ऊपर नीचे करते करते उन्होंने बताया कि 30,000 रुपये देकर उस मामले को रफा दफा किया गया। तो 10,000 रुपये की कैश पेनाल्टी मुझे देनी पड़ी और मान लो 30,000 रुपये मेरे ब्रांच मैनेजर को देने पड़े, जो कि हम सिर्फ समाज सेवा का काम कर रहे थे, अपनी जेब में एक पैसा ना रखते हुए ये सब काम किए गए थे। तो ये था सबसे पहला झटका जो मुझे लगा उस साल में, क्योंकि ये शुरुआत ही हो गई थी, शुरुआत जनवरी फरवरी से ये लेटरबाजी स्टार्ट हो गई थी। मुझे लेटर आ रहा तो मुझे पता था ये अब इसमें कुछ ना कुछ आगे खिंचेगा मामला, क्योंकि जब लेटर आ रहे हैं और जवाब देना पड़ रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो एक्शन लिया जाएगा आखिर में। या तो मैं उन सब लोनों को बंद करवाता कैसे भी करके, जो मेरी तबीयत सही होती, या मैं उस ब्रांच में होता तो मैं करवा पाता, वो मैं नहीं करा पाया, तो कुछ ना कुछ तो उसमें होना ही थी कार्रवाई। मेरा पहला इंसिडेंस।